मैं जो भी आज कहूँगा मैं डेडिकेट करूँगा हरवंश मुखिया जी को। मैं जिंदगी में आज पहली बार उनसे यूं रूबरू हुआ हूं। छोटे से मैं ही बात रखूंगा, लेकिन मैं पटना विश्वविद्यालय में था और मुझे स्मरण है कि हम शायद ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थे। वो दौर था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, 86-87 के आसपास। एक किताब आई थी, उस जमाने में लोकप्रिय साहित्य आता था, लोगों को लोकप्रिय के अलावा लोगों के दिमाग को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए पीपल्स पब्लिशिंग हाउस से, तो कम्युनलिज्म इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पहली बार मैंने हरवंश मुखिया जी को उसमें पढ़ा था। तो बाद में तो इच्छा थी कि छात्र बनूं, लेकिन जेएनयू का एडमिशन क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो बहरहाल दैट वाज इन अ लाइटर वेन अबाउट हरवंश मुखिया जी मैं ये कहना चाहता था। गिरीश जी ने जैसा कहा, तो कुछ जो जिम्मेवारी मुझको दी है, मैं पहले ये बताऊं कि मैं कश्मीर नामा और कश्मीरी पंडित के बीच में हाइफन नहीं रखना चाहता। इनकी पहली किताब मैंने अशोक भाई की पढ़ी थी, कश्मीर नामा, और उस किताब का एक तरह से लॉजिकल एक्सटेंशन में अगर कहिए तो मैं कहूंगा कि कश्मीर नामा पार्ट 2, जो कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के बारे में। अब बहरहाल आज के दिन में बहुत बड़ी दिक्कत है। असल में जितना हम आप इतिहास को जानते हैं, हरवंश मुखिया जी हैं, मैं इनके सामने में इतिहास पर ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो हुआ यूं कि जब हिस्ट्री डॉक्यूमेंट होती है, पेन डॉक्यूमेंट होता है, चाहे कहीं रहा हो इतिहास में, तो उसका एक मकसद होता है हीलिंग, रिकंसिलिएशन। यही फर्क है अशोक पांडे की कश्मीर और कश्मीरी पंडित और विवेक जी की कश्मीर फाइल्स में। इतिहास को देख लीजिए। मैंने एक फिल्म आपके बीच में उसका जिक्र करना चाहता हूं। कोविड में फिल्में देखने का बहुत शौक नहीं था, कोविड ने तो बहुत सारी हमारी आदतें बदल के रख दी। मैंने एक फिल्म देखी, लाइफ इज ब्यूटीफुल। वो फिल्म देखिएगा। द्वेष, पीड़ा, दुख, संशय, लेकिन मकसद क्या है? रेजोल्यूशन, रिकंसिलिएशन। मैं समझता हूं किसी भी किताब का, किसी भी दस्तावेज का यह मकसद होना चाहिए, लेकिन अफसोस आज वो मकसद बदल गए। मैंने फ्लैग किया था इसमें कई सारी चीजों को कि मैं कहूंगा। बोस्निया हर्जेगोविना के बारे में क्रेग जेल्जर ने लिखा कि मेरी पीड़ा है, आपकी पीड़ा है, आपकी पीड़ा का एक नैरेटिव है, मेरी पीड़ा का एक नैरेटिव है। क्या ये दोनों नैरेटिव संवाद कर सकते हैं आपस में? अगर ये दोनों नैरेटिव संवाद नहीं कर सकते तो रिकंसिलिएशन, रेजोल्यूशन, हीलिंग संभव नहीं है। लेकिन अपने देश में जब आज हम लोग ये बात कर रहे हैं, तकरीबन 4 घंटे पूर्व बुलडोजर न्याय का प्रतीक बनकर के घूम रहा था। उस देश में अगर हम हीलिंग की संभावनाओं को दरकिनार कर देंगे, तो फिर हमारे होने का जो एक प्लॉट होना चाहिए, हम उसको भी दरकिनार कर देंगे। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था, ये संभवतः 2004-5 की बात है। यासिन मलिक को हमने इनवाइट किया था डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी दिल्ली में। हो सकता है ईयर में मैं गलती कर रहा हूं, 1 आध साल की इधर उधर। उसके ठीक अगले दिन यासिन मलिक दस्तखत लेकर के लाखों लोगों का, वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से मिलने वाले थे, और कार्ड छप गए थे। और हमने तकरीबन, मैं कहूंगा कि लगभग मजबूर किया था कि उस वक्त में वो गांधी की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर पब्लिक में ले जाते थे, ये बतलाने की कोशिश करते थे लोगों को कि मेरी पॉलिटिक्स बदल रही है, वगैरह वगैरह। हमने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर डायलॉग नहीं हो, रिकंसिलिएशन की कोशिशें नाकामयाब हो जाएं, तो सिर्फ कश्मीर नहीं भुगतेगा, पूरा देश भुगतेगा। सिर्फ समकालीन राजनीति और समाज नहीं भुगतेगा, आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। तो ये मैं बस 1 मिनट में ये खत्म करूंगा। ये वाकया, कार्ड छप गए थे,
हमारा डिपार्टमेंट मानसिक रूप से तैयार हो रहा था। एक दिन पहले विभाग की एक इमरजेंसी बैठक हुई। हमारे एक शिक्षक ने कहा, हमारे शिक्षक भी थे क्योंकि मैं उसी जगह पढ़ा भी था, तो उन्होंने बहुत इससे कहा कि इसने तो इतने लोगों को मरवाया है वगैरह वगैरह, जो एक होता है और सच भी था, जो अभियुक्त थे। तो यह नहीं होना चाहिए। खैर, प्रोग्राम का हुआ। शाम को मुझे पुलिस से एक कागज आया कि आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। इट्स अ थ्रेट टू। उस दौर में हालांकि गाहे बगाही नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट हुआ करता था। आजकल तो अमूमन हर घंटे ये थ्रेट आपको किसी न किसी रूप में दिखता है। कमाल तो ये है कि मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, उस विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजेस ने मुझे बुलाया पिछले हफ्ते, और ठीक एक दिन पहले कहा कि सर, प्रोग्राम का नेचर बदल गया, आपकी आवश्यकता नहीं है। खैर, मैं जानता हूं नेचर कहां बदला, बदलाव कहां हुआ। एनीवे, फिर मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि मैं ये कोशिश करना चाहता था, इस कोशिश में क्या असफल हो जाऊं। मैंने अपने दोस्तों को कहा जो पुलिस में थे, सबने हाथ खड़े कर दिए। उस समय में पुलिस कमिश्नर, मुझे अगर याद आ रहा है, चलिए कमिश्नर साहब का नाम नहीं याद, मैंने दरवाजा अपने कमरे का बंद किया, अपने चेंबर का, उनको फोन मिलाया और मैंने कहा कि मुझे लगता था कि इंडियन डेमोक्रेसी में इतनी ताकत है हम में कि हम किसी के साथ भी संवाद कर सके। और फिर मैंने उनको कुछ उदाहरण दिए अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के। न जाने उन्हें क्या समझ में आया, उन्होंने 2 घंटे के अंदर परमिशन दे दी। प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद कुछ तब्दीलियां भी दिखी मुझे। मैं क्यों इस बात को इस अफसाने में लाना चाह रहा था, यह किताब उस तरह की कोशिशों का भी दस्तावेज है। अगर पीड़ा है कि कैसे हालात बद से बदतर हो गए, तो उस पीड़ा में समाधान भी है। शेखर एक जीवनी में एक लाइन है अज्ञेय जी की किताब में कि पीड़ा से मुक्ति का भी द्वार खुलता है। हमने मुक्ति के द्वार बंद कर दिए। कश्मीर को लेकर के पूरा नैरेटिव जो है, खास करके बीते कुछ वर्षों में, और मैंने सदन के अंदर भी कहा है कि कश्मीर के प्रति जो मोहब्बत आपको दिखती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो कश्मीर की वादियों के लिए है, वहां की जमीन के लिए है, वहां के लोगों के लिए नहीं। जब तक कश्मीर के अवाम, चाहे कोई भी हो, उनको उस जमीन में जिंदा लोगों की तरह आप उनसे संवाद नहीं करेंगे या उनकी पीड़ा को नहीं समझेंगे, तब तक हम दूरबीन से कश्मीर को देखेंगे। कश्मीर फाइल्स, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं मानता हूं हर व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है कि वो फिल्म बनाए, वो डॉक्यूमेंट करे, लेकिन आप सब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट, चूंकि मैंने सदन में कहा था और वहां मुझ पर मुकदमा नहीं हुआ था, मैं यहां भी कह रहा हूं कि घाव पे तेजाब डालना किसी भी साहित्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, किसी भी फिल्म का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में तो सैकड़ों घाव हैं। आज के घाव का क्या करेंगे हम, जहांगीरपुरी का? ऐसे सैकड़ों घाव हैं, 47 से लेकर तकसीम पार्टीशन से लेकर के अब तक। या तो हम एक घाव दूसरे घाव के बीच में कंपटीशन करवाते रहें कि तेरा वाला घाव, मेरा वाला घाव, इसको भरो, उसको ना भरो, ऐसे नहीं चलेगा। उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं, मैं अशोक भाई की इस किताब को देखता हूं, और इसलिए मैंने कहा कि कश्मीर नामा और कश्मीरी पंडित। एक और मैं चीज कह रहा हूं कि कितनी आजकल कभी कभी शिकायत करने का दिल भी नहीं करता कि व्हाट्सएप किस तरह की चीजें आ रही हैं, घर बट गए। मेरा अपना भी घर बट गया, मतलब मेरे जो डिस्टेंट रिलेटिव या नियर रिलेटिव्स हैं, सबके सब सुबह ऐसी चीजें मुझे व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं। मुझे दुख होता है कि हमने हरबंस मुखिया जी को भी पढ़ा है, और आज के दौर में के जो सोनाम धन्य इतिहासकार हैं, जिनको हड़प्पा सभ्यता से लेकर अब तक सबकी पुख्ता जानकारी है, और कैसे लिबरल लोगों ने उन जानकारियों पे पर्दा डाल दिया था, तो वो भी पता चलता है। मेरी एक स्टूडेंट थी, ये बात भी 2004-5 की कह रहा हूं, मैंने इसका भी जिक्र किया था पार्लियामेंट में। कई लोग समझते हैं ना कि इस देश में चेतना 14 के बाद ही आई। जैसे कई लोग ये भी मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम का जो भाव है वो भी 14 के बाद ही दिखा। तो 14 के हम लोग तो बहुत पहले पैदा हो गए थे, 14 में तो 47 बरस का था मैं। तो 14 के पहले के जो लोग हैं, जिनका इतिहास बोध है, तो हुआ यूं कि मैंने कहा कि मेरी एक स्टूडेंट थी जो मशहूर रेडियो में अनाउंसर भी हैं, काफी प्रोग्राम करती हैं, साइमा रहमान।
हम मेरे अंडर एमफिल कर रही थी, हम दोनों बात कर रहे थे कि क्या विषय लिया जाए। तय हुआ कि हम कश्मीरी पंडितों पे काम करेंगे और उसने कश्मीरी पंडितों पे काम किया। मैं कहता हूं कुछ हासिल नहीं हुआ, वो एमफिल पब्लिश नहीं हुई, लेकिन जिन परिवारों से साइमा रहमान ने बात की उन परिवारों को हीलिंग की तो एक फीलिंग आई ना। ये महत्वपूर्ण है। क्या हम हीलिंग चाहते हैं इस देश में? क्या हम रिकंसिलिएशन चाहते हैं? अगर हम रिकंसिलिएशन, हीलिंग चाहते हैं, को एग्जिस्टेंस इंश्योर करना चाहते हैं, तो अशोक पांडे जी आपके समक्ष अभी भी बहुत बड़े काम है, बहुत और है चीजों को हम लोगों को देखना होगा। एक पूरा, मैं यह भी मानता हूं कि एक लेवल पर रिगिंग सी हो गई है यहां। अभी आप बाहर, आपने मुझसे पूछा कि ये कब खत्म होगा। पॉलिटिकली आपको क्या लगता है? ये अब पॉलिटिशियंस के वश की ये बीमारी रही नहीं, वो इसे लड़ नहीं पाएंगे। अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज इस बीमारी में अपनी संभावनाएं ढूंढने लगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई नए नए कन्वर्ट भी हैं और वो ये भूल जाते हैं कि जब लोगों के पास ओरिजिनल होगा तो वो फोटोकॉपी फेंक देंगे। तो ये इस दृष्टिकोण से ये लड़ाई आपको लड़नी होगी, जो त्रिवेणी सभागार में अभी लोग हैं, जो बाहर हैं। और शिवाजी की एक बात से मैं सहमत हूं। ओसवाल्ड स्पेंगलर का था सर, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। हरबंस सर, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन किसका था? ओसवाल्ड स्पेंगलर। हाँ, एक थी राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन को चैलेंज आता है, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, उससे सिविलाइजेशन की लोकेशन, उसकी संभावना बढ़ती है। हमारे समक्ष भी चैलेंज है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चैलेंज है, इंटर कम्युनिटी रिलेशंस का चैलेंज है, लैंग्वेज का चैलेंज है, अब तो लाउड स्पीकर का भी चैलेंज है। इन तमाम चैलेंज के बीच में हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसकी एक वानगी आपको कश्मीर और कश्मीरी पंडित में दिखती है। और मैं आखिर में यही कहूंगा कि वो जो लाइफ इज ब्यूटीफुल वाली बात मैंने कही ना, वो हमें सबको रिकंसिलिएशन और हीलिंग के वो रास्ते अख्तियार करने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर राइटिंग दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हु यू आर।